राग दरबारी भाग 8। शिवपालगंज गांव था, पर वह शहर से नज़दीक और सड़क के किनारे था, इसलिए बड़े बड़े नेताओं और अफसरों को वहां तक आने में कोई सैद्धांतिक ऐतराज नहीं हो सकता था। कुओं के अलावा वह कुछ हैंडपंप भी लगे थे, इसलिए बाहर से आने वाले बड़े लोग प्यास लगने पर अपनी जान को खतरे में डाले बिना वहां का पानी पी सकते थे। खाने का भी सुविधा था। वहां के छोटे मोटे अफसरों में कोई न कोई ऐसा निकल ही आता था जिसके ठाट बाट देखकर वहां वाले उसे परले सिरे का बेईमान समझते, पर जिसे देखकर ये बाहरी लोग आपस में कहते, कितना तमीज़दार है, बहुत बड़े खानदान का लड़का है, देखो न, इसे चीको साहब की लड़की ब्याही है। इसीलिए भूख लगने पर अपनी ईमानदारी को खतरे में डाले बिना वे लोग वहां खाना भी खा सकते थे। कारण जो भी रहा हो, उस मौसम में शिवपालगंज में जननायकों और जनसेवकों का आना जाना बड़े जोर से शुरू हुआ था। उन सबको शिवपालगंज में विकास की चिंता थी और नतीजा यह होता था कि वे लेक्चर देते थे। वे लेक्चर गंजहों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प थे, क्योंकि इनमें प्रायः शुरू से ही वक्ता श्रोता को और श्रोता वक्ता को बेवकूफ़ मानकर चलता था, जो कि बातचीत के उद्देश्य से गंजहों के लिए आदर्श परिस्थिति है। फिर भी लेक्चर इतने ज़्यादा होते थे कि दिलचस्पी के बावजूद लोगों को अपच हो सकता था। लेक्चर का मज़ा तो जब है कि सुनने वाले भी समझें कि अब बकवास कर रहा है, अब बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। पर कुछ लेक्चर देने वाले इतनी गंभीरता से चलते कि सुनने वाले को कभी कभी लगता था यह आदमी अपने कथन के प्रति सचमुच ईमानदार है। ऐसा संदेह होते ही लेक्चर गाढ़ा और फीका बन जाता था और उसका असर श्रोताओं के हाजमे के बहुत खिलाफ पड़ता था। यह सब देखकर गंजहों ने अपनी अपनी तंदुरुस्ती के अनुसार लेक्चर ग्रहण करने का समय चुन लिया था। कोई सवेरे खाना खाने के पहले लेक्चर लेता था, कोई दोपहर को खाना खाने के बाद। ज़्यादातर लोग लेक्चर की सबसे बड़ी मात्रा दिन के तीसरे पहर ऊँघने और शाम को जागने के बीच में लेते थे। उन दिनों गांव में लेक्चर का मुख्य विषय खेती था। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि पहले कुछ और था। वास्तव में पिछले कई सालों से गांव वालों को फुसलाकर बताया जा रहा था कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है। गांव वाले इस बात का विरोध नहीं करते थे, पर प्रत्येक वक्ता शुरू से ही यह मान कर चलता था कि गांव वाले इस बात का विरोध करेंगे। इसीलिए वे एक के बाद दूसरा तर्क ढूंढ कर लाते थे और यह साबित करने में लगे रहते थे कि भारतवर्ष एक खेतीहर देश है। इसके बाद वे यह बताते थे कि खेती की उन्नति ही देश की उन्नति है। फिर आगे की बात बताने के पहले ही प्रायः दोपहर के खाने का वक्त हो जाता और वह तमीज़दार लड़का, जो बड़े संपन्न घराने की औलाद हुआ करता था और जिसको चीको साहब की लड़की ब्याही रहा करती थी, वक्ता की पीठ का कपड़ा खींच खींच कर इशारे से बताने लगता कि चाचा जी, खाना तैयार है। कभी कभी कुछ वक्तागण आगे की बात भी बता ले जाते थे और तब मालूम होता था कि उनकी आगे की और पीछे की बात में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि घूम फिर कर बात यही रहती थी कि भारत एक खेतीहर देश है। तुम खेतीहर हो, तुमको अच्छी खेती करनी चाहिए, अधिक अन्न उपजाना चाहिए। प्रत्येक वक्ता इसी संदेह में गिरफ्तार रहता था कि काश्तकार अधिक अन्न नहीं पैदा करना चाहते।
लेक्चरों की कमी विज्ञापनों से पूरी की जाती थी और एक तरह से शिवपालगंज में दीवारों पर चिपके या लिखे हुए विज्ञापन यहाँ की समस्याओं और उनके समाधानों का सच्चा परिचय देते थे। मिसाल के लिए समस्या थी कि भारतवर्ष एक खेतिहर देश है और किसान बदमाशी के कारण अधिक अन्न नहीं उपजाते। इसका समाधान यह था कि किसानों के आगे लेक्चर दिया जाए और उन्हें अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाए। उनके द्वारा उन्हें बताया जाए कि तुम अगर अपने लिए अन्न नहीं पैदा करना चाहते तो देश के लिए करो। इसी से जगह जगह पोस्टर चिपके हुए थे और जो काश्तकारों से देश के लिए अधिक अन्न पैदा कराना चाहते थे। लेक्चरों और तस्वीरों का मिला जुला असर काश्तकारों पर बड़े जोर से पड़ता था और भोले से भोला काश्तकार भी मानने लगा था कि हो न हो इसके पीछे भी कोई चाल है। शिवपालगंज में उन दिनों एक ऐसा विज्ञापन खासतौर से मशहूर हो रहा था जिसमें एक तंदुरुस्त काश्तकार सिर पर अंगोछा बांधे, कानों में बालियां लटकाए और बदन पर मिर्जई पहने गेहूं की ऊंची फसल को हंसिए से काट रहा था। एक औरत उसके पीछे खड़ी हुई अपने आप से बहुत खुश कृषि विभाग के अफसरों वाली हंसी हंस रही थी। नीचे और ऊपर अंग्रेजी और हिंदी अक्षरों में लिखा था, अधिक अन्न उपजाओ। मिर्जई और बाली वाले काश्तकारों में जो अंग्रेजी के विद्वान थे उन्हें अंग्रेजी इबारत से और जो हिंदी के विद्वान थे उन्हें हिंदी से परास्त करने की बात सोची गई थी। और जो दो में से एक भी भाषा नहीं जानते थे वे भी कम से कम आदमी और औरत को तो पहचानते ही थे। उनसे आशा की जाती थी कि आदमी के पीछे हंसती हुई औरत की तस्वीर देखते ही वे उसकी ओर पीठ फेरकर दीवानों की तरह अधिक अन्न उपजाना शुरू कर देंगे। यह तस्वीर शिवपालगंज में आजकल कई जगह चर्चा का विषय बनी थी, क्योंकि यहाँ वालों की निगाह में तस्वीर वाले आदमी की शक्ल कुछ कुछ बद्री पहलवान से मिलती थी। औरत की शक्ल के बारे में गहरा मतभेद था। वह गांव की देहाती लड़कियों में से किसकी थी यह अभी तय नहीं हो पाया था। वैसे सबसे ज्यादा जोर शोर वाले विज्ञापन खेती के लिए नहीं, मलेरिया के बारे में थे। जगह जगह मकानों की दीवारों पर गेरू से लिखा गया था कि मलेरिया को खत्म करने में हमारी मदद करो, मच्छरों को समाप्त हो जाने दो। यहाँ भी यह मानकर चला गया था कि किसान गाय भैंस की तरह मच्छर भी पालने को उत्सुक हैं और उन्हें मारने के पहले किसानों का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन के लिए रोब की जरूरत है, रोब के लिए अंग्रेजी की जरूरत है। इस भारतीय तर्क पद्धति के हिसाब से मच्छर मारने और मलेरिया उन्मूलन में सहायता करने की सभी अपीलें प्रायः अंग्रेजी में लिखी गई थीं। इसीलिए प्रायः सभी लोगों ने इनको कविता के रूप में नहीं, चित्रकला के रूप में स्वीकार किया था और गेरू से दीवार रंगने वालों को मनमानी अंग्रेजी लिखने की छूट दे दी थी। दीवारें रंगती जाती थीं, मच्छर मरते जाते थे, कुत्ते भूखा करते थे, लोग अपनी राह चलते रहते थे। एक विज्ञापन भोले भाले ढंग से बताता था कि हमें पैसा बचाना चाहिए। पैसा बचाने की बात गांव वालों को उनके पूर्वज मरने के पहले ही बता गए थे और लगभग प्रत्येक आदमी को अच्छी तरह मालूम थी। इसमें सिर्फ इतनी नवीनता थी कि यहाँ भी देश का जिक्र था। कहीं कहीं इशारा किया गया था कि अगर तुम अपने लिए पैसा नहीं बचा सकते तो देश के लिए बचाओ। बात बहुत ठीक थी, क्योंकि सेठ साहूकार, बड़े बड़े ओहदेदार, वकील, डॉक्टर, ये सब तो अपने लिए पैसा बचा ही रहे थे। इसलिए छोटे छोटे किसानों को देश के लिए पैसा बचाने में क्या एतराज हो सकता था। सभी इस बात के सिद्धांत रूप में सहमत थे कि पैसा बचाना चाहिए,
पैसा बचाकर किस तरह कहाँ जमा किया जाएगा, ये बातें भी विज्ञापनों और लेक्चरों में साफ तौर से बताई गई थीं और लोगों को उनसे भी कोई आपत्ति न थी। सिर्फ लोगों को यही नहीं बताया गया था कि कुछ बचाने के पहले तुम्हारी मेहनत के एवज में तुम्हें कितना पैसा मिलना चाहिए। पैसे की बचत का सवाल आमदनी और खर्च से जुड़ा हुआ है। इस छोटी सी बात को छोड़कर बाकी सभी बातों पर इन विज्ञापनों में विचार कर लिया गया था और लोगों ने इनको इस भाव से स्वीकार कर लिया था कि ये बेचारे दीवार पर चुपचाप चिपके हुए हैं, न दाना मांगते हैं न चारा, न कुछ लेते हैं न देते हैं, चलो इन तस्वीरों को छेड़ो नहीं। पर रंगनाथ को जिन विज्ञापनों ने अपनी ओर खींचा वे पब्लिक सेक्टर के विज्ञापन न थे, प्राइवेट सेक्टर की देन थे। उनसे प्रकट होने वाली बातें इस प्रकार थीं। उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापक रोग दाद है। एक ऐसी दवा है जिसको दाद पर लगाया जाए तो उसे जड़ से आराम पहुंचता है। मुंह से खाया जाए तो खांसी जुकाम दूर होता है। बताशे में डालकर पानी से निगल लिया जाए तो हैजे में लाभ पहुंचता है। ऐसी दवा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। उसके आविष्कारक अभी जिंदा हैं। यह विलायत वालों की शरारत है कि उन्हें आज तक नोबल पुरस्कार नहीं मिला है। इस देश में और भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनको नोबल पुरस्कार नहीं मिला है। एक कस्बा जहानाबाद में रहते हैं और चूंकि वहाँ बिजली आ चुकी है इसलिए वे नामर्दी का इलाज बिजली से करते हैं। अब नामर्दों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे डॉक्टर जो कम से कम भारतवर्ष भर में तो मशहूर हैं ही, बिना ऑपरेशन के अंडवृद्धि का इलाज करते हैं। और यह बात शिवपालगंज में किसी भी दीवार पर तारकोल के हरूफ में लिखी हुई पाई जा सकती थी। वैसे बहुत से विज्ञापन बच्चों में सूखा रोग, आँखों की बीमारी और पेचिश आदि से भी संबंध हैं, पर असली रोग संख्या में कुल 3 ही हैं: दाद, अंडवृद्धि और नामर्दी। और इनके इलाज की तरकीब शिवपालगंज के लड़के अक्षर ज्ञान पा लेने के बाद ही दीवारों पर अंकित लेखों के सहारे जानना शुरू कर देते हैं। विज्ञापनों की इस भीड़ में वैद्य जी का विज्ञापन नवयुवकों के लिए आशा का संदेश अपना अलग व्यक्तित्व रखता था। वह दीवारों पर लिखे नामर्दी का बिजली से इलाज जैसे अश्लील लेखों के मुकाबले में नहीं आता था। वह छोटे छोटे नुक्कड़ों, दुकानों और सरकारी इमारतों पर अपने पास जिनके पास पेशाब करना और जिन पर विज्ञापन चिपकाना मना था, टीन की खूबसूरत तख्तियों पर लाल हरे अक्षरों में प्रकट होता था और सिर्फ इतना कहता था, नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। नीचे वैद्य जी का नाम था और उनसे मिलने की सलाह थी। एक दिन रंगनाथ ने देखा रोगों की चिकित्सा में एक नया आयाम जुड़ रहा है। सवेरे से ही कुछ लोग एक दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, बवासीर। शिवपालगंज की उन्नति का लक्षण था। बवासीर के 4 आदमकद अक्षर चिल्लाकर कह रहे थे कि यहाँ पेचिश का युग समाप्त हो रहा है। मुलायम तबीयत, दफ्तर की कुर्सी, शिष्टतापूर्ण रहन सहन, 24 घंटे चलने वाले खान पान और हल्के परिश्रम का युग धीरे धीरे संक्रमण कर रहा है और आधुनिकता के प्रतीक जैसी बवासीर सर्वव्यापी नामर्दी का मुकाबला करने के लिए मैदान में आ रही है। शाम तक वह दैत्याकार विज्ञापन एक दीवार पर रंग बिरंगी छाप छोड़ चुका था और दूर दूर तक ऐलान करने लगा था, बवासीर का शर्तिया इलाज।
देखते देखते 4-6 दिन में ही सारा जमाना बवासीर और उसके शर्तिया इलाज के नीचे दब गया। हर जगह वही विज्ञापन चमकने लगा। रंगनाथ को सबसे बड़ा अचंभा तब हुआ जब उसने देखा वही विज्ञापन एक दैनिक समाचार पत्र में आ गया है। यह समाचार पत्र रोज 10 बजे दिन तक शहर से शिवपालगंज आता था और लोगों को बताने में सहायक होता था कि स्कूटर और ट्रक कहाँ भिड़ा। अब्बासी नामक कथित गुंडे ने इरशाद नामक कथित सब्जी फरोश पर कथित छुरी से कहाँ कथित रूप में वार किया। रंगनाथ ने देखा कि उस दिन अखबार के पहले पृष्ठ का एक बहुत बड़ा हिस्सा काले रंग में रंगा हुआ है और उस पर बड़े बड़े सफ़ेद अक्षरों में चमक रहा है बवासीर। अक्षरों की बनावट वही है जो यहाँ दीवारों पर लिखे विज्ञापन में है। उन अक्षरों ने बवासीर को एक नया रूप दे दिया था, जिसके कारण आसपास की सभी चीज़ें बवासीर की मातहती में आ गई हैं। काली पृष्ठभूमि में अखबार के पन्ने पर चमकता हुआ बवासीर दूर से ही आदमी को अपने में समेट लेता था। यहाँ तक कि शनिचर, जिसे बड़े बड़े अक्षर पढ़ने में भी आंतरिक कष्ट होता था, अखबार के पास खिंच आया और उस पर निगाह गड़ाकर बैठ गया। बहुत देर तक गौर करने के बाद वह रंगनाथ से बोला, वही चीज है। इसमें अभिमान की खनक थी। मतलब यह था कि शिवपालगंज की दीवारों पर चमकने वाले विज्ञापन कोई मामूली चीज नहीं है। ये बाहर अखबारों में छपते हैं और इस तरह जो शिवपालगंज में है वही बाहर अखबारों में है। रंगनाथ तख्त पर बैठा रहा। उसके सामने अखबार का पन्ना तिरछा होकर पड़ा था। अमेरिका ने एक नया उपग्रह छोड़ा था। पाकिस्तान भारत सीमा पर गोलियां चल रही थीं। गेहूं की कमी के कारण राज्यों का कोटा कम किया जाने वाला था। सुरक्षा समिति में दक्षिण अफ्रीका के कुछ मसलों पर बहस हो रही थी। इन सब अबाबीलों को अपने पंजे में किसी दैत्याकार बाज की तरह दबाकर वह काला सफ़ेद विज्ञापन अपने तिरछे हरूफ में चीख रहा था, बवासीर बवासीर। इस विज्ञापन के अखबार में छपते ही बवासीर शिवपालगंज और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बीच संपर्क का एक सफल माध्यम बन चुकी थी। डाकुओं का आदेश था कि एक विशेष तिथि को विशेष स्थान पर जाकर रामाधीन की तरफ से रुपए की एक थैली एकांत में रख दी जाए। डाका डालने की यह पद्धति आज भी देश के कुछ हिस्सों में काफ़ी लोकप्रिय है, पर वास्तव में है यह मध्यकालीन ही, क्योंकि इसके लिए चांदी का गिलट के रुपए और थैली का होना आवश्यक है। जबकि आजकल रुपया नोटों की शक्ल में दिया जा सकता है और 5,000 रुपये प्रेम पत्र की तरह किसी लिफाफे में भी आ सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर चेक से भी रुपए का भुगतान किया जा सकता है। इन कारणों से परसों रात अमुक टीले पर 5,000 रुपये की एक थैली रखकर चुपचाप चले जाओ, यह आदेश मानने में व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं। टीले पर छोड़ा हुआ नोटों का लिफाफा हवा में उड़ सकता है, चेक जाली हो सकता है। संक्षेप में, जैसे कला, साहित्य, प्रशासन, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में, वैसे ही डकैती के क्षेत्र में भी मध्यकालीन पद्धतियों को आधुनिक युग में लागू करने से व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। जो भी हो, डकैतों ने इन बातों पर विचार नहीं किया था, क्योंकि रामाधीन के यहाँ डाके की चिट्ठी भेजने वाले असली डकैत न थे। उन दिनों गांव सभा और कॉलेज की राजनीति को लेकर रामाधीन, भीखम खेवड़ी और वैद्य जी में कुछ तनातनी हो गई थी। अगर शहर होता और राजनीति ऊंचे दर्जे की होती तो ऐसे मौके पर रामाधीन के खिलाफ किसी महिला की तरफ से पुलिस में यह रिपोर्ट आ गई होती
कि उन्होंने उसका शील भंग करने की सक्रिय चेष्टा की, पर महिला से सक्रिय विरोध के कारण वे कुछ नहीं कर पाए और वह अपना शील समूचा का समूचा लिए हुए सीधे थाने तक आ गई। पर यह देहात था, यहाँ अभी महिलाओं के शील भंग को राजनीतिक युद्ध में हैंड ग्रेनेड की मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए वहाँ कुछ पुरानी तरकीबों का ही प्रयोग किया गया था और बाबू रामाधीन के ऊपर डाकुओं का संकट पैदा करके उन्हें कुछ दिन तिल मिलाने के लिए छोड़ दिया गया था। पुलिस रामाधीन, भीखम खेवड़ी और वैद्य जी का पूरा गिरोह ये सभी जानते थे कि डाके की चिट्ठी फर्जी है। ऐसी चिट्ठियां कई बार कई लोगों के पास आ चुकी थीं, इसलिए रामाधीन पर यह मजबूरी नहीं थी कि वह नियत तिथि और समय पर रुपए के साथ टीले पर पहुंच ही जाएं। चिट्ठी फर्जी न होती तब भी रामाधीन शायद चुपचाप रुपए दे देने के मुकाबले घर पर डाका डलवा लेना ज़्यादा अच्छा समझते। पर चूंकि रिपोर्ट थाने पर दर्ज हो गई थी, इसलिए पुलिस अपनी ओर से कुछ करने के लिए मजबूर थी। उस दिन टीले से लेकर गांव तक का स्टेज पुलिस के लिए समर्पित कर दिया गया और उसमें वे डाकू डाकू का खेल खेलते रहे। टीले पर तो एक थाना का थाना ही खुल गया। उन्होंने आसपास के ऊसर, बंजर, जंगल, खेत खलिहान सभी कुछ छान डाले, पर डाकुओं का कहीं निशान नहीं मिला। टीले के पास उन्होंने पेड़ों की टहनियां हिलाकर, लोमड़ियों के बिलों में संगीने घुसेड़कर और सपाट जगहों को अपनी आंखों से हिप्नोटाइज करके इत्मीनान कर लिया कि वहां जो है वे डाकू नहीं हैं, वे क्रमशः चिड़ियाँ, लोमड़ियाँ और कीड़े मकोड़े हैं। रात को जब बड़े जोर से कुछ प्राणी चिल्लाए तो पता चला कि वे भी डाकू नहीं, सियार हैं, और पड़ोस के बाग में जब दूसरे प्राणी बोले तो कुछ देर बाद समझ में आ गया कि वे कुछ नहीं, सिर्फ चमगादड़ हैं। उस रात डाकुओं और रामाधीन भीखम खेवड़ी के बीच की कुश्ती बराबर पर छूटी, क्योंकि टीले पर न डाकू रुपया लेने के लिए आए और न रामाधीन देने के लिए गए। थाने के छोटे दारोगा को नौकरी में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे। टीले पर डाकुओं को पकड़ने का काम उन्हें ही सौंपा गया था, पर सब कुछ करने पर भी वे अपनी माँ को भेजी जाने वाली चिट्ठियों की अगली किस्त में यह लिखने लायक नहीं हुए कि माँ, डाकुओं ने मशीन गन तक का इस्तेमाल किया, पर इस भयंकर गोलीकांड में भी तेरे आशीर्वाद से तेरे बेटे का बाल तक बांका नहीं हुआ। वे रात को लगभग 1 बजे टीले से उतरकर मैदान में आए और चूंकि सर्दी होने लगी थी और अंधेरा था और उन्हें अपनी नगरवासिनी प्रिया की याद आने लगी थी, और चूंकि उन्होंने बीए में हिंदी साहित्य भी पढ़ा था, इन सब मिले जुले कारणों से उन्होंने धीरे धीरे कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया और आखिर में गाने लगे, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर वाली कहावत को चरितार्थ करते उनके आगे भी 2 सिपाही थे और पीछे भी। दारोगा जी गाते रहे और सिपाही सोचते रहे कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। मैदान पार करते करते दारोगा जी का गाना कुछ बुलंदी पर चढ़ गया और साबित करने लगा कि जो बात इतनी बेवकूफ़ी की है कि कही नहीं जा सकती, वह बड़े मज़े से गाई जा सकती है। सड़क पास आ गई थी, वहीं एक गड्ढे से अचानक आवाज आई, करफौन है सरफाला। दारोगा जी का हाथ अपने रिवाल्वर पर चला गया। सिपाहियों ने ठिठक कर राइफलें संभाली।
तब तक गड्ढे ने दोबारा आवाज दी, करफौन है सरफाला। एक सिपाही ने दारोगा जी के कान में कहा, गोली चल सकती है, पेड़ के पीछे हो लिया जाए हुजूर। पेड़ उनके पास से लगभग 5 गज की दूरी पर था। दारोगा जी ने सिपाही से फुसफुसा कर कहा, तुम लोग पेड़ के पीछे हो जाओ, मैं देखता हूँ। इतना कहकर उन्होंने कहा, गड्ढे में कौन है, जो कोई भी हो बाहर आ जाओ। फिर एक सिनेमा में देखे दृश्य को याद करके उन्होंने बात जोड़ी, तुम लोग घिर गए हो, तुम आधे मिनट में बाहर न आए तो गोली चला दी जाएगी। गड्ढे में थोड़ी देर खामोशी रही, फिर आवाज आई, मरफर गरफे सरफाले गरफोली चरफलाने वाले। प्रत्येक भारतीय जो अपना घर छोड़कर बाहर निकलता है, भाषा के मामले में पत्थर हो जाता है। इतनी तरह की बोलियां उसके कानों में पड़ती हैं कि बाद में हार कर वह सोचना ही छोड़ देता है कि यह नेपाली है या गुजराती। पर इस भाषा ने दारोगा जी को चौकन्ना बना दिया और वे सोचने लगे कि क्या मामला है। इतना तो समझ में आता था कि इसमें कोई गाली है, पर यह क्यों नहीं समझ में आता कि यह कौन सी बोली है। इसके बाद ही जहां बात समझ के बाहर होती वहां गोली चलती है। इस अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का शिवपालगंज में प्रयोग करते हुए दारोगा जी ने रिवॉल्वर तान लिया और कड़क कर बोले, गड्ढे से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं गोली चलाता हूं। पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक सिपाही ने पेड़ के पीछे से निकलकर कहा, गोली मत चलाइए हुजूर, यह जुगनथवा है, पी कर गड्ढे में पड़ा है। सिपाही लोग उत्साह से गड्ढे को घेर कर खड़े हो गए। दारोगा जी ने कहा, कौन जुगनथवा? एक पुराने सिपाही ने तजुर्बे के साथ कहना शुरू किया, यह श्री रामनाथ का पुत्र जोगनाथ है, अकेला आदमी है, दारू ज्यादा पीता है। लोगों ने जोगनाथ को उठाकर उसके पैरों पर खड़ा किया, पर जो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहता, उसे दूसरे कहाँ तक खड़ा करते रहेंगे। इसलिए वह लड़खड़ा कर एक बार फिर गिरने को हुआ, बीच में रोका गया और अंत में गड्ढे के ऊपर आकर परमहंसों की तरह बैठ गया। बैठकर जब उसने आंखें मिलाकर, हाथ हिला हिलाकर, चमगादड़ों और सियारों की कुछ आवाजें गले से निकालकर अपने को मानवीय स्तर पर बात करने लायक बनाया, तो उसके मुंह से फिर वही शब्द निकले, करफौन है सरफाला। दारोगा जी ने पूछा, यह बोली कौन सी है? एक सिपाही ने कहा, बोली ही से तो हमने पहचाना कि जोगनाथ है, वह सरफरी बोली बोलता है, इस वक्त होश में नहीं है, इसलिए गाली बक रहा है। दारोगा जी शायद गाली देने के प्रति जोगनाथ की इस निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए कि वह बेहोशी की हालत में भी कम से कम इतना तो कर ही रहा है। उन्होंने उसकी गर्दन जोर से हिलाई और पकड़कर बोले, होश में आ। पर जोगनाथ ने होश में आने से इनकार कर दिया, सिर्फ इतना कहा, सरफाले। सिपाही हंसने लगे। जिसने उसे पहले पहचाना था उसने जोगनाथ के कान में चिल्लाकर कहा, जरफोगनाथ, हर फोस में अरफाओ। इसकी भी जोगनाथ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, पर दारोगा जी ने एकदम से सरफरी बोली सीख ली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह साला हम लोगों को साला कह रहा है। उन्होंने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर एक सिपाही ने रोक लिया, कहा, जाने भी दें हुजूर। दारोगा जी को सिपाहियों का मानवतावादी दृष्टिकोण कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना हाथ तो रोक लिया,
पर आदेश देने के ढंग से कहा, इसे अपने साथ ले जाओ और हवालात में बंद कर दो। दफा 109 जाब्ता फौजदारी लगा देना। एक सिपाही ने कहा, यह नहीं हो पाएगा हुजूर, यह यहीं का रहने वाला है, दीवारों पर इश्तहार रंगा करता है और बात बात पर सरफरी बोली बोलता है। वैसे बदमाश है, पर दिखाने के लिए कुछ काम तो करता ही है। वे लोग जोगनाथ को उठाकर उसे अपने पैरों पर चलने के लिए मजबूर करते हुए सड़क की ओर बढ़ने लगे। दारोगा जी ने कहा, शायद पीकर गाली बक रहा है, किसी न किसी जुर्म की दफा निकल आएगी। अभी चलकर इसे बंद कर दो, कल चालान कर दिया जाएगा। उस सिपाही ने कहा, हुजूर, बेमतलब झंझट में पड़ने से क्या फ़ायदा, अभी गांव चलकर इसे उसके घर में ढकेल आएंगे। इसे हवालात कैसे भेजा जा सकता है, वैद्य जी का आदमी है। दारोगा जी नौकरी में नए थे, पर सिपाहियों का मानवतावादी दृष्टिकोण अब वे एकदम समझ गए। वे कुछ नहीं बोले। सिपाहियों से थोड़ा पीछे हटकर वे फिर अंधेरे, हल्की ठंडक, नगरवासिनी प्रिया और हाय मेरा दिल से संतोष खींचने की कोशिश करने लगे।